आया है अभी तो कुछ नहीं है, सर एग्जाम हो चुका, सबका रिजल्ट आ चुका है, तो फिर तो ऐसा कुछ है नहीं है। जेई कब है, कब डेट है? 26 है। 26 21 तो बाद में आ रहा है, कोई बात नहीं, जब तक आपका खत्म भी हो सकता है। हाँ तो ये मान के चलो, मान के चलो। चलो और कुछ क्वेश्चन नहीं था ना, सिर्फ बाइनोमियल का एग्जांपल। बाइनोमियल का फंक्शन क्या है? p to the power x into x minus b। p to the power x, yes ma'am, x small bracket x minus b, x minus b नहीं, 1 minus और 1 minus x, और x is equal to 0 1 और p is equal to 0 to 1, ये भी रहेगा। yes ma'am, इसका रेंज 0 to 1 होता है ना, 0 और 1, x का वैल्यू 2 ही होता है, या तो फेल या तो पास, और कोई ऑप्शन नहीं है। और बाइनोमियल का 0 to n, 0 1 2 3 इस तरह से जाएगा n तक। क्वेश्चन का 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, सो वी डोंट नो लास्ट टर्म क्या लिखना है। इन्फिनिटी भी नहीं लिखोगे, डॉट 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 डालोगे, लास्ट टर्म लिखोगे नहीं। कुछ हो सकता है नंबर फिक्स हो, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता। वो इनफाइनाइट तक जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। 10,000 करके छोड़ दे, लार्ज नंबर ऑफ एन, इसका मतलब ये हुआ। सारा मतलब फंक्शन है, उसको मतलब कैसे आया वो डिराइव करके, मतलब क्वेश्चन आ सकता है डिराइव करने के लिए, डिराइवेशन नहीं पूछा जाएगा। अगर प्रीवियस का देखो तो कुछ दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, डेरिवेशन नहीं है ना। बाइनोमियल का कोई डेरिवेशन, सॉरी बर्नौली का कोई डेरिवेशन नहीं है। बाइनोमियल में है जो मैं बताए भी थे आपको, सक्सेस सक्सेस, मान लो इस तरह से आ रहा है, फेलियर फेलियर, अगर चाहो तो ये लिख सकते हो। सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी पी पी क्यू क्यू, अब इसको क्या लिखोगे, p to the power 3 और q to the power 2। अब ये है टोटल कितना, 5, सो 5c। अब इसमें से जितना आपको चाहिए x लिखोगे यहाँ पे, x जो भी हो, अब x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं अप टू 5 तक, तो इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करो, वही आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इसी से आता है ये। अगर इसी को डिराइव करना है तो यहाँ तक कहाँ तक जाओगे, मान लो कुछ लास्ट एस है, इस तरह से जा रहा है, लास्ट एस है, इस तरह से कुछ जा रहा है, लास्ट में सक्सेस है तो p हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, p to the power कुछ भी वैल्यू कहाँ तक जाएगा, x नंबर ऑफ सक्सेस है, सपोज x सक्सेस हमको चाहिए तो p to the power x हो जाएगा, और q to the power सक्सेस अगर टोटल इतना है तो फेलियर होगा ना, n minus x, मतलब टोटल अगर 5 था तो 3 और 2 था ना, दोनों का सम 5 हो रहा है, तो 3 सक्सेस है तो 2 फेलियर होगा। इस तरह से टर्म आ जाएगा। अब इसी में NCX कर दोगे तो x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। अब इसमें इसी को लिख रहे हो आप, px डेरिवेशन चाहे तो आप अच्छा से इसी को लैंग्वेज में फिफ्थ नोटेशन और लिख लो, हो गया डेरिवेशन। यही है। क्वेश्चन का डेरिवेशन बहुत लार्ज है, उसके लिए बोर्ड भी थोड़ा छोटा है। बोलोगे तो हम करा देंगे, लेकिन उतना पढ़ना नहीं आपको, थोड़ा शॉर्ट में दिया है ना, थर्ड यूनिट में 3-4 यूनिट को मिक्स करके दिया हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक दिया, तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। और कुछ बोलो, तो कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ पूछना ही नहीं है, पढ़ोगे तब तो क्वेरी होगा ना। आदर्श तो इतना पढ़ लिया है कि 2-4 सवाल का जवाब वो अकेले दे देगा, और रुपेश तो उससे भी ज्यादा है ना, 6 महीने का डाउट 1 दिन में क्लियर कर लेगा। एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा हाँ ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस बताए तो है डेरिवेशन के लिए, मतलब लैंग्वेज डेरिवेशन लिखना है, ये चाह रहे हो। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही आपका एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आप निकालते हैं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
अब ऐसे लिखो या फिर इसी को अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखते हो तो PA प्लस PB, इसको वैसे भी लिख सकते हो, वही चीज है। और इसको वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे बनाते भी है, एक सेट A है, दूसरा सेट B है, और ये आपका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B आ जाता है। तो इसको लैंग्वेज में तो बुक से आराम से लिख सकते हो। तो ये वाला पोर्शन, इसको भी क्या हम लोग लिखते हैं, इसमें A का पार्ट पोर्शन B का पोर्शन रिमूव कर दो, तो इसको लिखा जाता है B डैश इंटरसेक्शन A। मतलब B का ये वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया गया, तो जो बचा वो सिर्फ A है। तो पूरे यूनिवर्सल सेट U में से अगर B का पोर्शन हटा दिया जाता है तो उसको B डैश लिखा जाता है, और B डैश इंटरसेक्शन मींस कॉमन विथ A का वो पार्ट जो B में भी लाई करता है वो रिमूव कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस वाले सेक्शन के लिए A डैश इंटरसेक्शन। अब इसी की प्रोबेबिलिटी और जो भी स्पेसिफिकेशन है करके निकाल सकते हो। अगर प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह का देता है, तो अगर डेटा इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह का दिया हुआ है तो उसको इसके हेल्प से भी निकाला जा सकता है। इससे आप किसी एक का B डैश का भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना। मान लो कुछ ऐसा डेटा हो कि इसमें 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इसमें मान लो 25 है, और कॉमन कुछ दे दिया है 8, ठीक है। 16 number of elements in set A, 25 number of elements in set B, there is a common element 8। अब आप निकालना चाहो कि A में कितना पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश अगर निकालना है, सिर्फ A सपोज आप निकालना चाहो B डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, B डैश वाला सेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जिसमें ये कॉमन एलिमेंट हटा दोगे वही हो गया B डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश कैसे निकलेगा, कॉमन एलिमेंट इस B में से हटाइए, A वाला टर्म कैसे करेंगे, करके देखो, देखो क्या आएगा, करके देखो एक बार कॉपी में। पहले तो एक निकाल लो A यूनियन B, ये क्या हो जाएगा PA, और PA जो है वो क्या है, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी नहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो N लिख लेना, है ना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन N एंड P। P प्रोबेबिलिटी शो करता है और N नंबर ऑफ एलिमेंट शो करता है, तो N, और ये जो होगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब NA कितना है 16 प्लस NB कितना है 25 माइनस 8, ऐड करिए घटाइए क्या आ जाएगा, ठीक है, हो गया। ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओवरऑल है, मतलब इसमें कुछ जैसे मान लो ये सिंगर का ये डांसर का है, कुछ ऐसे कॉमन सिंगर डांसर दोनों है, वैसे कुछ है राइटिंग स्किल स्पीकिंग स्किल कुछ ऐसे हैं जिनका दोनों ही अच्छा है, तो इस तरह से कॉमन मर्ज एलिमेंट, तो ओवरऑल टोटल लिखते हैं। अब इसी में आपको किसी एक का निकालना था, A डैश निकालना था या फिर B डैश निकालना है, तो A डैश क्या होगा, पूरे सेक्शन में से A वाला एलिमेंट घटा दो, मतलब इसमें से A का एलिमेंट घटा दो, तो जो बचेगा वो आ जाएगा A डैश। और अगर B डैश निकालना है तो टोटल यूनियन में से इसके पोर्शन को घटा दो, B वाले पोर्शन को, तो B डैश मिल जाएगा, है ना। करो एडिशन थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही सब है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वहां पे अप्लाई होता है जहां पे दो वैल्यूज इंडिपेंडेंट हो, जैसे दो स्टूडेंट्स, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े होंगे वो सब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे ही बेस्ड है। जैसे दो स्टूडेंट्स अलग अलग है, उनके पास करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे के भी 1/2 है, और चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट है इसलिए 1/2 इंटू 1/2 हो जाता है, तो दोनों के पास करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। yes. दोनों अगर अलग अलग पास कर रहा है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी इसको ऐड कर दोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों को ही पास करना है, जिसमें हम बताए थे कि मान लीजिए दोनों पास करोगे तो पास करने का ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं, तो दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है। हो सकता है ये पास कर जाए ये नहीं करे, हो सकता है ये कर जाए ये नहीं करे, हो सकता है दोनों ही फेल कर जाए, और हो सकता है दोनों ही पास कर जाए।
तो जो लास्ट ऑप्शन है वही बचता है। तो आउटकम क्या आया, मान लो तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दोनों पास पास, फेल फेल, फेल पास और पास फेल। चलो अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1/4 हो गया, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी। तुम ऐसे करके निकालो, ऐसे निकालो, बात देखिए, ठीक है। और कुछ, उसी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ही थोड़ा आ जाता है बाद में, एक्सटेंडेड फॉर्म की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो उसी में आ जाता है, उसमें कंडीशन फिर इम्पोज कर दिया जाता है, तो फिर उसमें कैसे आ जाएगा, फिर उसमें भी आपका वही मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो कंडीशनल होगा, गिवन होगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे इसके बेसिस पे, तो फिर वही है, ये भी मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस है। और कुछ, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, वेरिएंस तो वेरिएंस है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एवरेज, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पता है कैसे निकालते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो जो मीन निकालते हैं वही एक्सपेक्टेड है। वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, अगर इतना करते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक फॉर्मूला हम लोग के पास ये था, u2 डैश माइनस q1 डैश स्क्वायर, ये भी था। तो वेरिएंस ये भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर जो फॉर्मूला पता है 1/σ1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ये निकाल लो, ये भी वेरिएंस है, वो भी वेरिएंस है, ऐसे निकालिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू में सब आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिफिक करोगे, बोलो स्क्यूनेस और कुर्टोसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो जो डेटा है सब पे तो स्क्यूनेस निकाला जा सकता है, स्क्यूनेस ठीक है। प्रीवियस डेटा कोई बताओ, करके देखते हैं। हमारे पास एक्स वैल्यू होगा कुछ, सपोज फ्रीक्वेंसी भी कुछ होगी, चलो अभी बता दे रहे हैं, छोड़ो हटाओ, डेटा जनरेट ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 30, 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ठीक है, ये तुम्हारे पास डेटा है, एक्स का वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसीज 1, 3, 5, 4, 2, 7, इतनी जल्दी कैसे आ गया तुमको, बैठो फिर बाहर, तो आ जाओ, अटेंडेंस क्लास देखते हैं तुम्हारा क्या करेंगे, बैठ जाओ, चलो ठीक है, बन सकता है। अब आप इसको पता है, अब मीन वैल्यूज निकाल सकते हैं, मीन और वैल्यूज पहले निकालो, फिर आगे हम बताते हैं। चलो फरजान सिट्टू, पहले इस डेटा को जल्दी से सॉल्व करके वैल्यूज बता दो, then there is a scope of attendance, then there is a scope. How did you और वीडियो देखो बता देंगे, होगा डिस्कस कर देंगे, पहले देखिए क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ बैठो, नहीं मैं
थीटा को सॉल्व करो, मीन और वैरियंस निकालो। मीन और वैरियंस निकालिए। एक टर्म मैंने डिफाइन किया था, साथ में देखो जरा ध्यान से, इधर लिखना मत, कुछ लोग हम यहाँ लिखते हैं तो यही कॉपी भी कर देते हैं। आपको निकालना है म्यू वन डैश, समझ लो, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, ये निकालना है। निकालने का फॉर्मूला भी बताइए, शायद याद हो, है लिखा हुआ होगा, मतलब ये हमेशा समेशन एफ डी अपॉन एन हो गलत है, आदर्श क्या हुआ? रुपेश हाथ अपना नीचे करो तो। म्यू एंड डैश का फॉर्मूला क्या निकालना है? लिख दे। म्यू वन डैश जीरो हो जाएगा, म्यू वन डैश जीरो नहीं होता, म्यू वन जीरो। ठीक है, लिखो जैसे लिख रहे हैं। देखो म्यू वन पे हम बाद में आएंगे, चलो इधर कर लेते हैं। 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4 डाल दो, यहाँ आ जाओ। 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3 हो जाएगा। 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 2, और ये हो जाएगा वही कर, अगर हम फॉलो करें बस तो 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 1, ठीक है। लेकिन ये म्यू वन डैश नहीं होता है शायद, जब हम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 0। तो अगर आप इसको, ये जब आता है तो ये मीन जो है इसको म्यू वन रहने दो, करो सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। अब इसके हिसाब से जब करिएगा तो आपको याद है स्क्यूनेस का फॉर्मूला बीटा वन से रिप्रेजेंट करते थे, और ये क्या होता था? म्यू फोर नहीं होता था, म्यू थ्री का स्क्वायर बाय म्यू टू क्यूब, दिस इज स्क्यूनेस। अब ये निकालना तुमको आता है? नहीं, रिलेशन फॉर्मूला बताइए। हाँ बताए थे, तो क्या हुआ उसका? सारा बन जाता है और इसका नहीं बनता है। मैं इसका तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी बताती हूँ, जो आप फॉर्मूला लिखवाई थी वन है वो तो बताता हूँ का जो अच्छा है ना वो एक सब हो जाता है, वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ये बनाओ उसके बाद बताते हैं। चलो इतना निकालो फिर देखते हैं, इतना निकालो पहले। अच्छा इसमें तो डैश हटा ही दो, सब मीन से ही निकाल रहा हूँ, सब में डैश करो।
बन गया। ग्रुप के लिए क्वेश्चन नहीं है ना, अलग-अलग बनाना है। सही वहां लगे सही और ज्यादा नहीं पता है। इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो, जो आता है यहाँ हर केस में यहाँ से यहाँ हर कॉलम को ऐड करो, लास्ट फर्स्ट को डिवाइड करो, कॉलम लिख के बताना मुझे। प्रीति इसमें ज्वाइन क्यों कर रही है ऑफलाइन क्लास को? हो गया बन गया ये जो बोले 10 और 2 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। 10 और 20 तो हो जाएगा। हो गया खाया तुम लोगों का ठीक है लिखना स्मॉल एफ लिखा करो कैपिटल एफ का मतलब कुछ और होता है दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ कभी कैपिटल एफ लिखते देखे हो मुझे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो क्या हुआ क्या आया बताओ मीन कितना आया तो क्या निकाले निकाल क्या लिए तुम एक कॉलम जो बनाने पूरी बड़ा काम तुम कर लिए फैजान मीन का फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हारा बन गया हाँ क्या कर रहे हो मीन निकाल अभी तक मीन नहीं निकला है गर्ल्स मीन नहीं निकला है अभी तक 32.5
ठीक 32.5 आ रहा है, रहने तो 32.5 राउंड ऑफ मत करना, दिक्कत होगी, गलत इन्फॉर्मेशन आएगा, आंसर गलत आ सकता है उसमें, ठीक है। एग्जाम में भी राउंड ऑफ मत करिएगा, रहने दीजिए भाई। एक तो आंसर खुद ही राउंड ऑफ में आएगा और ऊपर से तो पहले से ही राउंड ऑफ करते चले जाओगे तो सब आंसर गलत हो जाएगा। 35 point something. My God. चलो ठीक है, टोटल सर कितना आया है लास्ट कॉलम का? 715 एक बार 790 आ रहा है, ठीक है, हो सकता है। बन गया। ठीक है, बी निकालने के बाद x माइनस एक्स करो, x माइनस एक्स बार करो, नेक्स्ट कॉलम में 7 तो ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन। x1 माइनस x1 इसको कौन समझता है? स्क्वायर कभी इसी आएगा, ऐसे आ रहा है 35.9 सब स्पेशल केस हो, स्क्वायर भी नेगेटिव ले आओगे, मैथमेटिक्स का पूरा लॉजिक ही बदल दो, इतना ही करना है। देखो 35.9 आ रहा है, 35.5 आ रहा है उन लोगों का, 9 आ रहा है, सबका गलत आ रहा सभी लोग का गलत आ रहा है। 35.9 तो उसको 40 लेना चाहती हो, कैलकुलेटर ना कैलकुलेट कर रहा है तो फिर पॉइंट राउंड ऑफ करने का क्या फायदा, क्या जरूरत है। अब वही पॉइंट लीजिए, 35.9 अगर आ रहा है तो उसी का वैल्यू घटाते चले जाओ, xi माइनस एक्स बार करोगे, नेक्स्ट कॉलम x5 है, xi माइनस एक्स बार करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30.9, 30.9 क्या नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस, ठीक है। इसका टोटल सम आ गया मैं क्या आया, मीन 35.9। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट कॉलम जनरेट करो, पहचान नेक्स्ट कॉलम जनरेट करो xi माइनस एक्स बार का, नेक्स्ट कॉलम 15 माइनस 35.9 ये पूरा टर्म, और पता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस टर्म है, तो ये इसका जो टोटल सम आएगा वो 0 आएगा, ये आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। तुम्हारा आया है 0, कर रही थी ना तुम, क्या 0 आया लास्ट टर्म? नहीं आया, नेगेटिव आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0, पढ़े थे ना? अच्छा ठीक है, हो सकता है इसमें आप f नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, इसकी वजह से इसका f मल्टीप्लाई करोगे ना, नेक्स्ट कॉलम f इंटू xi माइनस एक्स बार, ये कॉलम 0 आ जाएगा, करके देखो, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसीज भी है ना, तो ये कॉलम 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला ये वैल्यू आपका 0 आ जाएगा टोटल, तो μ1 का वैल्यू 0, ठीक है। μ2 का वैल्यू, ये टोटल सम, ये कॉलम क्या आता है देखो, फॉर्मूला इरेज कर देना, लिख चुके हो ना,
कॉलम्स क्या क्या जनरेट करना है वो देखो हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जो काम का कॉलम है तुमको जनरेट करने के लिए जो चाहिए कर लो। यहाँ पे पहला कॉलम चाहिए है एक्स आई माइनस एक्स बार, ये टर्म चाहिए और इसका टोटल सम कुछ आएगा जो कि 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम इसका स्क्वायर है और ये म्यू2, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू1, ये म्यू1 का वैल्यू देगा, इसको n से डिवाइड करिएगा तो इस कॉलम को अगर n से डिवाइड करिएगा तो म्यू2 का वैल्यू देगा। f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब कर देंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, ये भी वैल्यू 0 आता है। लास्ट कॉलम एक और जनरेट करना पड़ेगा, f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर 4 और इसका वैल्यू जो होगा वो म्यू4 देगा, ये म्यू3 होगा और ये म्यू1 होगा, ये म्यू2 होगा। बट हाँ, जो भी वैल्यू आएगा उसको n से डिवाइड करोगी तब, जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा तब म्यू2 आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको n से डिवाइड करेंगे जो कि 0 आएगा। म्यू1 एंड म्यू3 आर 0, ये ध्यान रखना। आप सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से। अभी भी डाउट है तो करो ना जल्दी। प्रीति तुम्हारा डाउट खत्म हुआ? ऐसा कुछ जैसे पहले एक स्क्वायर निकाल लिया तो उसके बाद हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जब ये x से मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर और इसका क्यूब करें और लास्ट में जो यहाँ आएगा ऐड कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे, इसका ऐड बता रहे क्या करोगे यहाँ पे ना एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे, उसको x से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया? इसका स्क्वायर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ देखो एक टर्म लिखा है, यू हैव टू मेक द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म ओनली। ये स्क्वायर हो चुका है देन उसको f से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, रिजल्ट का स्क्वायर नहीं होगा, इसका क्यूब कर लोगी फिर उसको f से मल्टीप्लाई करोगी, इसका पावर 4 सिंप्लीफाई कर लोगी फिर उसको f से मल्टीप्लाई करोगी। हाँ, तो स्क्यूनेस कुर्टोसिस का क्वेश्चन वैसे ही बनता है, वही आएगा, मतलब स्टेप्स आपको ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादा चांसेस इस तरह का लेंथी नहीं रहेगा बट अगर रहता है तो वैसे ही करना है। मैम आप बता दीजिए क्या अगर ये सारा आ जाएगा उसके बाद क्या निकालना है, म्यू4 तक आ जाएगा, म्यू4 तक आ जाएगा देन आपको लिखना है बीटा1 का फॉर्मूला, म्यू3 क्या होता है, म्यू3 का स्क्वायर बाय म्यू2 क्यूब, ये बीटा1 यही स्क्यूनेस का वैल्यू होगा। बीटा2 हम लोग लिखते हैं, याद है, म्यू4 डिवाइडेड बाय म्यू2 का स्क्वायर, यही है कुर्टोसिस। बस इतना ही है।
लेकिन इसके लिए ये ध्यान रखना है, कभी भी इस पोर्शन का अंडरलाइन करके लिख लो, अगर भूल जाती हो, याददाश्त थोड़ा कमजोर है। एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर है, देन एफ से मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म का क्यूब को एफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब स्क्वायर क्यूब जो एक कॉलम आप एक्स आई माइनस एक्स बार बनाएंगे, उसी का स्क्वायर पहले कर लीजिए, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका स्क्वायर क्यूब कर लीजिए पहले, फिर एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये सब लिखना जरूरी नहीं है टेबल में, तुम सारा कैलकुलेटर पे करो। मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का तो एक कॉलम बनाओगी ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम एक बना लिया, मान लो ये टर्म कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखो, उसका स्क्वायर कर लो, उस स्क्वायर के रिजल्ट को एफ से मल्टीप्लाई कर लो, फिर यहाँ लिख लो, फिर उस रिजल्ट का अगर क्यूब करना है तो क्यूब उस रिजल्ट का आप अपने आप कर लीजिए, मतलब इस टर्म का क्यूब निकाल लीजिए, वो कैलकुलेटर में निकालेंगे और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डेटा यहाँ पे एंटर कर लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए कॉलम जनरेट करने का जरूरत नहीं है, कॉलम इतना ही डालोगी, एक्स एफ, एक्स का कॉलम एक डाल दीजिए, जो भी वैल्यू निकालेंगे एफ का डालेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार एक लिख लो, क्योंकि एक जगह वैल्यू रहेगा, उसका स्क्वायर कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर लोगे कैलकुलेटर में, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ लिखो, इस एक्स आई माइनस एक्स बार को एफ से मल्टीप्लाई करके एक पूरा कॉलम ये जनरेट हो जाएगा, स्क्वायर करके फिर एफ से मल्टीप्लाई, एक क्यूब करके फिर उस तरह से, और ये काम कैलकुलेटर में करना है, इसको इसके लिए टेबल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें, आपको लगे कि बहुत ज्यादा हम मुझे कॉपी पे शो करना है कि हम बहुत कैलकुलेशन किए, तो लिख देना, बस जरूरत नहीं है। डी वाला करोगे तो उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, जब डी करते हो तो ये म्यू वन म्यू टू नहीं मिलता है, म्यू वन डैश मिल जाता है, म्यू टू डैश मिलता है, ठीक है। और ये मिलता है तो उसमें एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ता है उसको म्यू टू निकालने के लिए, तो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लेंथी अगर नहीं करना है, या फिर वो फॉर्मूला भी एक याद रखना पड़ेगा, और काम बढ़ जाएगा, अगर कर सकते हो तो करो, ठीक है। लेकिन करना ऐसे ही करिए, अगर डेटा गिवन है कैसे करिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, इस तरह का भी होता है क्वेश्चन कि आपको म्यू वन डैश दे दिया जाएगा, अब इसके हेल्प से म्यू टू निकालिए, तो फिर फॉर्मूला, तो ये टेबल सब नहीं बनाना पड़ेगा, बट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये दिया है तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके x से मल्टीप्लाई कर, नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला था ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला था, म्यू टू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, याद है था। इसी तरह म्यू थ्री के लिए भी था, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश, इस तरह का फॉर्मूला था ना, ये याद है तो वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। अभी कोई समझाने होगा सारा समझ के यहाँ से जाना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैम अटेंडेंस पर बना दी। लाइए तो कॉपी देखें, अटेंडेंस पर कैसे बनाया जाता है। एग्जांपल क्या कर रहे हो रुपेश, एग्जांपल बता आ रहे हैं उस पॉइंट पे, बस अभी और बना रहे। सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स बार निकाले, उसको एफ से मल्टीप्लाई करो, कॉलम जनरेट करो, नेक्स्ट इसको मैम जितना कॉलम यहाँ लिखा हुआ है ना ऊपर तक सब बनाओ, ओके, टू से नहीं यहाँ पर। इसीलिए तुम को पहले ही ऑफर किए थे आगे बैठ जाओ, मुझे भी पता था ना। चलो बाइनोमियल ना मिटा रहे हैं इसको और पहचान, कैसे सॉल्व करना है ये हम बता रहे थे, सॉल्यूशन तो नहीं निकालना है, कैलकुलेशन तो करना ही है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और उसके लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट आपके हाथ में कैलकुलेटर है। चलो अब क्या देख रहे हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल का एग्जांपल देखो। बाइनोमियल का एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हैं तो पहला कंडीशन बाइनोमियल के assumption मैम में इसका था स्क्वायर में नहीं एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का जो कॉलम है उसको देखो, जो टर्म आया 30.9 है फर्स्ट टर्म, उसका स्क्वायर करो, उस स्क्वायर को फिर एफ से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में लिखो। चलो यार देखो, बाइनोमियल का पहला कंडीशन n मस्ट बी फिक्स्ड, मान लो n का वैल्यू 10 है, अब ये n का वैल्यू जो 10 है वो हो सकता है 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास,
या फिर ये भी हो सकता है एक ही इंसान 10 बार कोई एग्जाम दिया हो, दोनों ले सकती हो। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर कुछ फेलियर निकाल रहे हैं, सक्सेस और फेलियर ही निकाल सकते हैं क्योंकि दो पॉसिबल आउटकम है, या फिर किसी एक पर्सन का भी निकाल सकते हैं। एक ही इंसान 10 बार एग्जाम दिया है, क्या क्या अटेम्प्ट है उस तरह। अब ये एंड 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एग्जैक्टली कभी कभी ये नियर टू 1/2 होता है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप 1/2 लेके चल सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर के आने की प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। कभी कभी इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि ये 1/2 नहीं है, कुछ और है, बट नियर टू 1/2 ही होता है। तो कुछ नहीं इंफॉर्मेशन गिवन है, जस्ट टेक इट एज 1/2। अब ये 1/2 है तो क्यों भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो 10 बार तुम एग्जाम दे रही हो या फिर 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से 5 के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। 10 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, तो कम से कम 5 तो पास हो जाएगा, हम ये मानते हैं। और अगर पास हो जाएगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये निकालना है। तो आपको 10C5 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। P जो कि 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर 5, और 1/2 क्यों भी है, उसका पावर 5। क्यों 5 + 5 के टोटल होगा, तो ये जब अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो आता है वो वैल्यू बताएगा कि 10 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आपने ही अगर 10 बार एग्जाम दिया है कोई कंपटीशन का या फिर कुछ, तो उसमें 5 अटेम्प्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी ये हो, ये बताता है। अब इसमें ये होता है कभी कभी कि हम खुद का 5 का लेंगे या फिर अलग अलग स्टूडेंट्स का 5 का लेंगे, लेकिन दोनों हम ले सकते हैं, चाहे तो दोनों वैल्यू लिया जा सकता है और दोनों कंसिडरेबल है। लेकिन आप जब बर्नौली लेंगे तो ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है ना। क्वेश्चन लेंगे तो नहीं कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और इसमें हमेशा वही लोगे जहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम है। 3 पॉसिबल आउटकम है तो फिर बाइनोमियल की बात खत्म। 3 पॉसिबल आउटकम है, क्वेश्चन भी नहीं होगा। 3 पॉसिबल आउटकम है, बर्नौली भी नहीं होगा। ये सारा बेस्ड है सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम पे, जहाँ सिर्फ 2 ही आउटकम आ सकता है। थर्ड आउटकम का कोई प्रोविजन नहीं है, या तो पास कर रहे हो या तो फेल कर रहे हो, प्रमोटेड का कोई प्रोविजन नहीं। तो मैम अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरा ये पर्सन का मतलब वो 10 बार एग्जाम अटेम्प्ट किया तो उसका मतलब सक्सेस और फेलियर क्या है एकदम, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट मैथमेटिकल टर्म भी डाल दो। उसके बाद लैंग्वेज आप डिस्क्राइब करिए, फिर उसके बाद मैथमेटिकल टर्म डाल दीजिए। एग्जाम्पल को डिस्क्राइब, कोई एग्जाम्पल डाल दीजिए। इस तरह का भी एग्जाम्पल डाल सकती हो। क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आसान है, प्रैक्टिस करोगी तब ना, प्रैक्टिस करोगी तब, उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। चलो ठीक है फिर।